माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। और ये जो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, इसमें आज हम करेंगे टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कल हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें हमने डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, और आज हम करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आज हम सब रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ाए तो उस टाइम भी मैंने आपको पढ़ा, आर्टिकल 52 हमें बताता है दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 हमें बताता है कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ, ये हमें आर्टिकल 52 बताता है। आर्टिकल 53 हमें बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन क्या है, कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है उसका पावर, द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन इंडिया इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स। तो जितना भी यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो प्रेसिडेंट के पास होगा, और या तो वो डायरेक्टली एक्सरसाइज करेगा, वो या तो वो डायरेक्टली यूज़ करेगा या ऑफिसर्स के थ्रू। आपको पता होगा जितने भी अपॉइंटमेंट्स होती है, हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है उनको। जितने भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बनते हैं उसको भी साइन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा पावर होता है। अगर एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेंगे, सारा इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही चलता है। ही इज़ सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया इन इंडिया। जितनी भी डिफेंस फोर्सेस होती हैं इंडिया में, वो सुप्रीम कमांडर होता है। जितनी भी हमारा इंडियन आर्मी होता है, इंडियन नेवी होता है, इंडियन एयरफोर्स होता है, तो उनका सुप्रीम कमांडर जो है कौन है, डिफेंस फोर्सेस का इंडिया में प्रेसिडेंट होता है। राइट, अच्छा, दो ही इज ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और टिटुलर हेड, डी जूरी हेड और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और जस्ट अ सिंबल हेड। लेकिन आपको याद रखना है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो टिटुलर हेड होता है। डी जूरी हेड इसको हम बोलते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब वो जस्ट अ सिंबल होता है। बेसिकली रियल पावर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है इसके पास उतने रियल पावर्स नहीं होते। नो डाउट ये हाई फंक्शनरीज को अपॉइंट करता है, लेकिन वो करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे, जो उसको प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, ये उसी के अकॉर्डिंगली चलता है। तो सो ही इज़ अ सिंबॉलिक हेड, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और डी जूरी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करेंगे, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। एक इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज एक जो होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। दैट मीन्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो यहाँ पे होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसमें डायरेक्टली लोग वोट नहीं करते, उसमें डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि लोगों ने जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना वो वोट करते हैं। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें कौन कौन आता है, इसमें इलेक्टेड एमपीज आते हैं, मतलब इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मतलब लोकसभा मेंबर्स और राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है, ओके उसके बाद इसमें क्या क्या आता है, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दिस स्टेट्स। जितने भी एमएलएज होते हैं स्टेट्स के, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, मगर इलेक्टेड वाले, सिर्फ इलेक्टेड वो होते हैं। मतलब आपने देखा यहाँ पे भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स। और लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज इलेक्टेड वाले, ना कि नॉमिनेटेड वाले। ठीक है, तो नॉमिनेटेड वाले जो होते हैं मेंबर्स वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ इलेक्टेड वाले। उसके बाद इलेक्टेड एमएलएज ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो यूनियन टेरिटरी के जो दिल्ली वाले यूनियन टेरिटरी के जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, और पुडुचेरी के भी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पता होगा कि जो यूनियन टेरिटरीज है ना उसमें सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वो वाले एमएलएज भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसमें डायरेक्टली वोट लोग नहीं डालते हैं, वो इनडायरेक्टली लोगों से चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, वो डालते हैं। तो अब जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कंसिस्ट्स ऑफ कि लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं, और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, वो वोट डालते हैं। और जो स्टेट्स के ये होते हैं ना एमएलएज होते हैं इलेक्टेड वाले, वो भी वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। और यूनियन टेरिटरी, जिस भी यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पे भी जो एमएलएज होते हैं ना वो भी वोट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो आपको ये फॉर एवर के लिए याद रखना है, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, 2 हाउसेस के नॉमिनेटेड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है ना, सेकंड चैम्बर जो होता है स्टेट्स में, वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो आपको याद रखना है कि जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं
हैं असेंबलीज में या लोकसभा में, राज्यसभा में, या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो इस प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम आर्टिकल 55 की बात करेंगे, ये बोलता है मैनर ऑफ इलेक्शन एंड देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी एंड रिप्रेजेंटेशन थ्रू आउट द नेशन। ठीक है, कि किस तरह से इलेक्शन होगा और पूरी जो कंट्री है ना, जो प्रेसिडेंट है वो लोग जो है ना लोगों को रिप्रेजेंट करता है, पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमें बताता है आर्टिकल 55 की मैनर क्या होगा इलेक्शन का, किस तरह से इलेक्शन होगा और पूरी नेशन से जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी। Hence, MPs और MLAs have been assigned votes as per their representation। तो MPs और MLAs के वोट्स को जो है वैल्यू किया जाता है। तो ऐसे इसके इलेक्शन किया जाता है कि पूरी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसको चुनेंगे प्रेसिडेंट को, सो दैट कि प्रेसिडेंट जो है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, वो पूरी कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट करे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, इट इज़ हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैंने आपको अलग से एक लेक्चर में पढ़ाया था कि फ़र्क क्या होता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। दो तरह के इलेक्शंस होते हैं, एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम हमारा लोकसभा इलेक्शन में यूज़ होता है, हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली वाले इलेक्शन में यूज़ होता है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है, ये यहाँ पे जो मैं हाईलाइट करूंगी, द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है, ये तरीका इलेक्शन का कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज़ होता है और ये राज्यसभा वाले इलेक्शन में यूज़ होता है। कौन सा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, और यहाँ पे भी वोटिंग किससे होती है? सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। अच्छा, ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर डिसाइडेड इनटू एंड एनक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब कोई भी अगर डाउट होगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा रिलेटेड टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें कौन डिसाइड करेगा और एनक्वायर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा डिसाइड और एनक्वायर। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है, डिसीजन इज फाइनल। उसका डिसीजन क्या होता है? उसका डिसीजन फाइनल होता है। ठीक है, द इलेक्शंस आर मॉनिटर्ड एंड कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब जो इसके इलेक्शंस होते हैं ना, उसको मॉनिटर कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर करता है। किसको? इलेक्शंस को। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इवन सारे इलेक्शंस को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये करता है, मॉनिटर करता है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मॉनिटर करता है। ठीक है, और कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी डाउट होगा फ्रॉम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो डिसाइड कौन करता है? एनक्वायर कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, और उसका डिसीजन फाइनल होता है। Only president that is नीलम संजीव रेड्डी has been elected unopposed so far। ये बेसिकली एक बार केस वाले प्रिलिमिनरी क्वेश्चन भी आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन, एक लाइन क्वेश्चन आया था, नाम ही आपको चूज करना था, कोई स्टेटमेंट नहीं था कि सिर्फ कौन सा प्रेसिडेंट है ऐसा जो अनअपोजिट इलेक्ट हुआ, जिसके अगेंस्ट में कोई नहीं उठा था। तो नीलम संजीव रेड्डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन इलेक्टेड ट्वाइस। अब कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जो दो टर्म के लिए इलेक्ट हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेकिन ये वाला फैक्ट आप फिर से चेक कर लेना। ठीक है, लेकिन ऐसे तो यही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ट्वाइस, 2 बार इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के लिए। Two presidents, Dr. Zakir Hussain and फकीरुद्दीन अली अहमद have died in the office। 2 ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो ऑफिस में ही मर गए, वो है एक डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा फकीरुद्दीन अली अहमद। ये ऑफिस में ही मर गए। ठीक है, मतलब बीइंग अ प्रेसिडेंट उनकी डेथ हो गई। अगर हम टर्म ऑफ ऑफिस की बात करेंगे, वो आता है आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 इज डील्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड री इलेक्शन डील्स विद आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 डील करता है री इलेक्शन के साथ। सबसे पहले हम टर्म की बात करेंगे। 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को, 5 साल की टर्म होती है प्रेसिडेंट को। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसको रिजिग्नेशन देना है प्रेसिडेंट को, ये इसको रिजिग्नेशन किसको देता है? ये वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन लेटर देता है। अगर रिजाइन करना होगा प्रेसिडेंट को, ये किसको रिजिग्नेशन लेटर देता है? वाइस प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन लेटर देता है। द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। जो प्रेसिडेंट होता है ये एलिजिबल होता है फॉर री इलेक्शन जितनी बार मर्जी हो उतनी बार। जैसे कोई प्रेसिडेंट है, उसकी 5 साल की टर्म खत्म हो गई, वो फिर से इलेक्शन के लिए आ सकता है, वो फिर से इलेक्शन के लिए उसको इलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगर हम अमेरिका की प्रेसिडेंट की बात करेंगे, वो सिर्फ 10 साल के लिए एज अ प्रेसिडेंट रह सकता है। दैट मीन्स 4 साल की टर्म होती है, 2 टर्म्स के लिए, 8 साल के लिए। लेकिन इंडिया में कोई इसमें लिमिट नहीं रखा गया है। अगर अब हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन की जो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन है वो किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 58 में लिखा गया
है। अगर हम कंडीशंस की बात करेंगे तो ये जो है ऑफिस कंडीशंस ऑफ ऑफिस की बात करेंगे तो आर्टिकल 59 में लिखा गया है, और अगर ओथ की बात करेंगे तो आर्टिकल 60 में लिखा गया है ओथ के बारे में। ठीक है, एलिजिबिलिटी अगर हम देखेंगे ना कि प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। अगर हम एलिजिबिलिटी देखेंगे प्रेसिडेंट की, एलिजिबिलिटी में क्या आएगा, देखो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट का देखेंगे हम, वो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी। उसके बाद उसकी 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हुई होनी चाहिए। ठीक है, 35 साल। इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज एन MP ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। देखो लोकसभा जो इलेक्शन होता है ना, एज अ लोकसभा मेंबर, MP ऑफ लोकसभा, उसके लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए उसको, और वो लोकसभा इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई अगर वो एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहा है, कोई दूसरा ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इवन इफ सच मेंबर इज इलेक्टेड ही इज डीम्ड टू हैव वैकेटेड दैट सीट। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट कोई है वो उसी टाइम पे पार्लियामेंट मेंबर नहीं बन सकता। अगर कोई पार्लियामेंट मेंबर है, अब उसको इलेक्ट किया गया एज प्रेसिडेंट, तो पार्लियामेंट मेंबर वाली सीट वैकेंट हो जाती है उसकी। ठीक है, तो वो एज प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, अब वो पार्लियामेंट वाली सीट पर नहीं रह सकता है, उसको वैकेंट करार दिया जाता है। The nomination of a candidate for election must be subscribed by at least 50 electors and proposers and 50 electors and seconders। देखो ये ऐसे एक लिस्ट सिस्टम होता है, वहाँ पे नाम होते हैं कैंडिडेट के, एक कैंडिडेट का, दूसरे कैंडिडेट का, तीसरे कैंडिडेट का। अब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो जो MPs होते हैं, MLAs होते हैं, उनको क्या करना होता है, उनको सिर्फ एक को इलेक्ट नहीं करना होता है, वो प्रेफरेंस देते हैं कि फर्स्ट नंबर पे वो किसको प्रेफरेंस देंगे, सेकंड नंबर पे किसको प्रेफरेंस देंगे, और थर्ड नंबर पे किसको प्रेफरेंस देंगे। और जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है ना इलेक्शन का, मैंने आपको परसों समझाया, जो प्रोपोर्शनल जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, उसमें अगर आपको दूसरे बंदे से एक वोट ज़्यादा होगा ना, तो आप विनर हो। अगर आपने 11 वोट्स लिए, दूसरे ने 10 वोट लिए, तीसरे ने 9 वोट्स लिए, तो 11 वाला वोट्स वाला विनर होता है। लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आपको 50% पहले मेजॉरिटी होनी चाहिए, आनी चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स, उसके बाद देखेंगे कौन सा बंदा आगे गया है। तो 50% मेजॉरिटी उसमें होनी चाहिए, उसके बाद फिर देखते हैं कौन बंदा आगे, और उसमें प्रेफरेंस दी जाती है कि पहली प्रेफरेंस इस बंदे को कितनी पहली प्रेफरेंस मिलती है, इस बंदे को कितनी दूसरी प्रेफरेंस मिलती है। तो वही लिख के यहाँ पे कि एटलीस्ट इसको क्या होना चाहिए, 50 जो है इसको एज प्रपोजर इलेक्ट करे जाए और 50 करे जाए सेकेंडर्स को। ठीक, अब इसको ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को, ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो ओथ देता है इसको, किसको, वो ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट को। अब अगर CJI मौजूद नहीं होगा, वो एब्सेंट होगा, तो फिर कोई सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वही ओथ दिलाता है किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है, वही ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को जो ओथ को दिलाता है, ये क्वेश्चन आता भी है और बहुत सारे एग्जाम में आया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता है, देता है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं होगा तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो आई थिंक आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, एंड जितनी भी PDFs है पॉलिटी लेक्चर 1 से अभी तक की, मैं आपको वो टेलीग्राम चैनल पे जो है भेज दूंगी, और जो हमारी टेलीग्राम चैनल है इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में पिन करके रखूंगी मैं उसकी लिंक। ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि आपको सारी PDFs मिलेंगी, सो दैट कि आपको रिविजन करने में ईजी होगा। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सच अ रेस्पॉन्स, सच अ लव एंड रेस्पेक्ट, and share it with your friends. Do like this video and subscribe to our channel. Stay blessed, take care of yourself.